आप किसी पेशेंट के उसके फेस से पहचान सकते हैं कि इसको ड्रग एडिक्ट ये पर्सन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है? एब्सोल्युटली जी। आप जब किसी भी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं, आप उनके चेहरे की रंगत से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके सैड एक्सप्रेशन से, उनकी मोनोटोनस लुक से और उनकी हाइजीन से बड़े आराम से बता सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं। कुछ भी ना देखें, सिर्फ हाइजीन देख लें, आंखें देख लें, आपको पता लग जाएगा। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे इमरान खान है, क्या वो भी नशा करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो भी नशे की आदी हैं। क्या हम पहचान सकते हैं उनको उनकी शक्ल से? देखें, एक्चुअली जब हम किसी को भी देखते हैं तो हम बराह रास्त देखना चाहते हैं, हम टीवी पे और वीडियोस पे और इन जगहों पे नहीं देखना चाहते। और किसी पे इस तरह से बात कर देना इज नॉट कोई बहुत अच्छी बात, इसलिए भी नहीं, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो खान साहब हैं या वो कोई और है। हम जब बराह रास्त किसी को देखते हैं तो हमें तब अंदाजा होता है। टेलीविजन के ऊपर, तस्वीरों के ऊपर देखने में आपको पता है आजकल एडिटिंग इतनी आ गई है कि वो काले बंदे को गोरा कर देते हैं, गोरे को काला कर देते हैं, तो आपको नहीं पता लग सकता। हाँ, बट जब आप उनसे बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो आपको फौरी पता लग जाता है। और ये भी जानिए कि ड्रग्स भी 2-3 किस्म की होती हैं, एक अपर्स होती हैं, एक डाउनर्स होती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो आपको तेज कर देती हैं जिंदगी में, ठीक है, आपकी, जिसको हम परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी कहते हैं। ऐसे कई स्पोर्ट्समैन आपको नजर आएंगे, ऐसे कई डिबेटर्स आपको नजर आएंगे, वो ड्रग लिए बगैर नहीं जाते। तो उनकी जो एनलाइटनमेंट होती है, जो उनके दिमाग की वो जो तेजी होती है, उसका ताल्लुक ड्रग्स के साथ होता है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपको सबमिसिव कर देती हैं, आपको लो कर देती हैं, जिसके अंदर आपकी मूवमेंट वगैरह, वो डाउनर्स होते हैं। तो अब एक तो ये भी देखना होता है कि इंसान कौन सी किस्म की ड्रग ले रहा है। तो देखने में ये आया कि जो बहुत अग्रेसिव लोग पाए जाते हैं वो यूजुअली डाउनर्स लेते हैं। और जो बहुत ठंडे लोग अपनी जिंदगी में पाए जाते हैं, जिनकी इनेट नेचर बहुत ठंडी होती है, वो अपर्स लेते हैं। मतलब एक वो बंदा शराब या कोकेन या कोई ऐसी ड्रग लेगा जो कि जिंदगी में बहुत स्लो है और वो अपनी जिंदगी को एनहांस करना चाहता है। जो बंदा पहले बहुत तेज है तो वो अपने आप को ठंडा करना चाहता है। तो इसलिए ड्रग्स का देखने से ज्यादा मैं कहूंगा आप बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज क्या है। वो आपको सारा कुछ बता देती है। देखें, 7% इज वर्बल परसुएशन, जो ज़बानी तरकीब है जो हम अभी कर रहे हैं, एंड 93% इज बॉडी लैंग्वेज। एंड फॉर सम ऑड रीजन हम लोग बड़ी कन्वीनियंटली बॉडी लैंग्वेज को जाने देते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं है, और इंसान क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। ठीक है डॉक्टर अली, एक पेशेंट आपके पास आता है, कितना वक्त लग जाता है उसका ट्रीटमेंट करते हुए ताकि वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे? इस रिहैब सेंटर में आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते होंगे, इस ट्रीटमेंट पर कितना टाइम लगता है? देखिए जी, जो ट्रीटमेंट प्लान, इसके 2 हिस्से हैं। पहले तो जब हमारे पास कोई इंडोर आता है तो हम उनको कहते हैं कि 100 से लेके 120 दिन तो वो हमारे पास रहेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास आता है वो कम से कम 6, 8, 10, 12 साल से नशा कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि 10 दिन पहले किसी ने नशा शुरू किया और उसके माँ बाप को पता लगा और वो रिहैब लिया। पेरेंट्स को भी, फैमिली को भी इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि हमारा बच्चा नशे पे लग गया है, हमारा बच्चा नशेई है, को 10 साल लग जाते हैं। तो हमारे पास जब कोई आता है तो एज फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं आता कि हमने थेरेपी एंड बियॉन्ड से इलाज कराने। हमारे पास जब लोग आते हैं तो वो सारे इदारों से घूम के आते हैं, हर तरफ से एक्सपीरियंस करके आते हैं। कहते हैं हमने वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, हम तो उसी की कर सकते हैं, यू टेल अस। फिर हम उनको कहते हैं जी आए हमारे साथ काम करें। जो इनिशियल इंडोर प्रोसेस है वो है तकरीबन 90 डेज का, और उसके बाद जो आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो 21 महीनों का है। तो इट टेक्स अबाउट 21 मंथ्स। उसके अंदर 1 से 2 रिलैप्सेस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। कई दफा फैमिली ये समझती है कि हमने बच्चों का इलाज कराया, ये तो बाहर आया, इसने बाहर आते ही नशा कर लिया, तो ये तो सब खराब हो गया। तो हम फैमिली को कहते हैं वरी ना करें, ये 1 से 2 रिलैप्सेस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। कोई भी एकदम मुसलमान नहीं होता, वक्त लगता है। वो एक बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कहावत मुझे याद आती, कहावत कम शेर ही है। वो कहते हैं कि बरसों करता है वक्त परवरिश, इसकी हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो हम इवेंट देखते हैं ना कि जी ये अब हो गया है, उसके पीछे 10, 20, 15 साल की एक मेहनत होती है जो कि नेगेटिव सेंस में की गई होती है। उसमें रॉन्ग किस्म की काउंसलिंग होती है जो फ्रेंड्स कर देते हैं। मैं पेरेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी बातें, टैबू टॉपिक्स काउंसिल किया करें, इससे पहले कि मदर गूगल या मदर चैट जीपीटी उसको कुछ गलत सिखा दे और बाय द टाइम यू रियलाइज इट्स ऑलरेडी टू लेट। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात की है कि पेरेंट्स शुड नो कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, ताकि उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि वो किसी रिहैब सेंटर में आए। ट्रू। इस रिहैब सेंटर में और कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही हैं? हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जी एक तो हम इंडोर फैसिलिटी देते हैं, एक हम आउटडोर फैसिलिटी भी देते हैं जो कि हमने स्पेसिफिकली खवातीन के लिए की है। पाकिस्तान में तकरीबन 70 लाख के करीब, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, गूगल स्टैट्स भी आप चेक कर सकते हैं कि 70 लाख के करीब यूथ ड्रग एडिक्ट है। अच्छा, ये अभी एक इस्लामिक कंट्री है जिसके अंदर बड़े हिसाब से आपको स्टैट्स बताए गए हैं। इसके पीछे सच्चाई, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 3 से तो सच्चाई कुछ वो बनती है। सो 70 लाख पे हम रखते हैं।
उसके अंदर से आप मुझे बताएं 25% जो खवातीन है वो ड्रग एडिक्ट्स, 25%। और ये बहुत ह्यूज नंबर है, ये ह्यूज नंबर है, ये मिलियंस के अंदर जाता है। ठीक है। और ज्यादातर ये भी देखने में आया कि खवातीन की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो फार्मास्यूटिकल्स होती है। वो इसलिए फार्मास्यूटिकल्स होती है क्योंकि फॉर सम रीजन उनको उनकी नानी, दादी, मामी, चाची से ये चीज चलती आ रही होती है कि टेंशन हो गई, लेक्सोटनल खा लो, चलो एक ज़ैनिक्स खा लो, सर दर्द हो रहा है तो ये फलानी गोली खा लो। एक गोली तो माँ दे देती है, बाकी 8, 10, 15, 20 गोलियां वो बच्ची खुद ले लेती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लैक ऑफ एजुकेशन है, कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है। लोग समझते हैं कि कोई नशे पे लग गया, उसका कैरेक्टर खराब हो गया, ये बंदा ही गंदा हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है, इट्स जस्ट लाइक हार्ट डिजीज। किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो आप उसको जाके कैरेक्टर डिफेक्ट कहेंगे या उसको लान तान करेंगे कि तुम्हें क्यों होगी। ये एक अल्लाह की तरफ से बीमारी है जो अल्लाह ताला ने उतारी, उसका इलाज भी उतारा है। बिल्कुल ऐसे। और इसका इलाज इतना सिंपल है, ऑनेस्ट टू गॉड, इसका इलाज इतना सिंपल है कि अगर फैमिलीज हमारी घर में ही समझ जाएं कि 2 बिहेवियर्स नहीं करने, एक इनेबलिंग नहीं करनी, एक प्रोवोकिंग नहीं करनी। प्रोवोकिंग होती है लान तान, इनेबलिंग होती है किसी का कोई भी काम उसको करके देना जो वो खुद कर सकता है। जब आप इनेबलिंग और प्रोवोकिंग नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली असर्टिव फैमिली हो जाएंगे, और जब आप असर्टिव फैमिली होंगे तो एडिक्शन नहीं होगी। एडिक्शन सिर्फ 2 किस्म की फैमिलीज में होती है, एक नाइस फैमिलीज और एक नास्टी फैमिलीज। सो नाइस भी नहीं बनना, नास्टी भी नहीं बनना, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो करना क्या है, बुल्ले शाह कहते हैं ना अगली तो ना बिचली तो मैं सदके जावा बिचली तो, ठीक है। तो उसमें वो यही कहते हैं कि म्याना रवि की बात करें, असर्टिवनेस की बात करते हैं। तो मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा इस्लाम भी यही कहता है जो आज हम साइंस में पढ़ रहे हैं। और जब मैंने एडिक्शन की किताब पढ़नी शुरू की तो उसके 2nd चैप्टर के ऊपर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था कि काउंसलिंग सीखनी है तो वहां से सीखो, जिसको हम तबलीग कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको काउंसलिंग कहते हैं। तो जब आप किसी को पॉजिटिव काउंसलिंग करते हैं एंड यू डू इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका दिमाग चेंज ना हो। ओके, आपके पास इस सेंटर में ज्यादा रेशियो यानी कि मेल्स की है? हमारे पास इंडोर में ज्यादा मेल्स की रेशियो आती है और आउटडोर में हमारे पास फीमेल्स की रेशियो बहुत ज्यादा अब हो चुकी हुई है जब से हमने ये आउटडोर का प्लान लॉन्च किया है। क्योंकि पहले तो जब वो हमें कहते थे कि जी आप आउटडोर ट्रीटमेंट प्लान कर दे, देखिए आउटडोर ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा सा समझने की जरूरत है, महंगा होता है एज कम्पेयर टू द इंडोर प्लान, क्योंकि उसके अंदर हम सेटअप उठा के अगले के घर में लेके जा रहे हैं। हम उनके घर में एक जगह, एक कमरा, कोई भी उसको मुख्तस कर देते हैं कि ये इनका क्वारंटीन है, ये इससे बाहर नहीं आएंगे। हम अपने 2 एजेंट्स उनके पास छोड़ देते हैं, अटेंडेंट, पेशेंट अटेंडेंट, ये सुबह 12 घंटे और रात 12 घंटे के लिए, क्योंकि फीमेल है जो उनकी मेडिसिनल मैनेजमेंट करती है, जो कि उनकी देखती है कि ये वक्त पे सारी चीजें कर रहे हैं, चीज अबाइडिंग बाय द रूल्स। और इसके अंदर फैमिली इतनी कंफर्टेबली हमें आगे कहती है कि आप घर पे कर दे, क्योंकि इसके अंदर किसी को पता नहीं चलता। आपकी घर की इज्जत घर में रह जाती है। और हमारा खवातीन के साथ जो ज्यादा एसोसिएशन है वो इज्जत की, गैरत की और प्यार की है, और हमारा ये सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो इसलिए हम जब तक ये इलाज नहीं था तो लोग इसका इलाज ही नहीं करवाते थे। और लोग ये समझते थे कि इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी या हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। यानी कि इस रिहैब सेंटर में भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर बैठ के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। That's true. परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर अली, मैं चाहती हूँ कि आपके यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम मिलें और उनसे भी हम बात करें आज। और ये जो ड्रग एडिक्शन या मेडिकेशन पे कोई भी आता है इंसान, ये एक टैबू बन चुका है हमारी सोसाइटी में। इसको किस तरह से रोका जा सकता है, आज इस पर भी बात करेंगे, ताकि जो लोग हमें देखने वाले हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि बजाय कि वो ड्रग्स की तरफ आए, मेडिसिन की तरफ आए, वो किस तरह उनके घर वाले उनको एक नॉर्मल इंसान बना सकते हैं ताकि अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाए। देखिए जी, आपने 1 करोड़ रुपए की बात की है, ये है प्रोएक्टिविटी। ठीक है जी, हम कहते हैं कि अभी जो हम करते हैं ये रिएक्टिव मेजर्स है कि जी आप पेशेंट बीमार हो गया, उसको ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट में लाए, उसका इलाज किया, वो ठीक हो गया। एक है प्रोएक्टिव मेजर, और वो ये है कि वो बीमारी ना हो, और उनके लिए फैमिली का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसमें फैमिली को पता होना चाहिए। अगर लेकिन देखिए ना, कितने लोग हैं जो एक दिल के डॉक्टर के पास वक्त से पहले जाएंगे और जाके कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे दिल को देखें, कहीं मुझे दौराना पड़ जाए, मुझे कोई दवाई दे दीजिए। अच्छा, मेरे टीचर ऐसे किया करते थे और मैं अक्सर उनको कहता था, सर आप क्या करते हैं, आपको तो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, कहते हैं कहीं हो ना जाए। और हकीकतन वो ऐसे करते थे। और 1% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हैं, वक्त से पहले ही तैयारी कर लेते हैं। हम लोग वेट करते हैं कि जब मसला हमें पड़ जाए और खराब हो जाए, एग्जैक्टली जब खराब हो जाए तो तब हम डॉक्टर के पास जाएं। तो एक वजह तो ये है। दूसरी, फैमिली अगर सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में अवेयरनेस लेनी शुरू कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा इदारे तो है नहीं पाकिस्तान में जो कि रेगुलर बेसिस पे इस पे अवेयरनेस दे रहे हैं। तो फैमिलीज अगर खुद से ये स्टेप ले ले, खुद गूगल पे चली जाए, खुद चैट जीपीटी पे चली जाए और जाके देखें कि ड्रग एडिक्शन फिनोमेना क्या है। ड्रग एडिक्शन एक फिजिकल बीमारी है।
फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इसका आपके चारों एरियाज के ऊपर इफेक्ट होता है। फिजिकल बीमारी है जो साइकोलॉजी भी खराब करती है, स्पिरिचुअलिटी आपकी टोटली खत्म हो जाती है, तो बायोलॉजी भी आपकी इफेक्ट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ अच्छा, और दुनिया के बारे में भी देखें कि दुनिया अपने ये जो 10% 20% चेहरा है इसका बड़ा ख्याल रखते हैं, ये जो 80% बॉडी है इसका कोई ख्याल नहीं रखता। ठीक है, तो हम उनको यही कहते हैं कि माइंडसेट आपका क्या है कि थोड़ा कर लो, ज्यादा छोड़ दो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे काम करने वाली बात है। जब फैमिली को ये अवेयरनेस होती है, फैमिली को पता लगता है कि बिहेवियर्स, अक्सर फैमिली मुझे ये भी पूछती है कि कैसे पता चले हमारा बच्चा ड्रग्स पे है, तो मैं उनको कहता हूँ बिहेवियर्स, जो वो पहले कर रहा था अगर अभी उसके ऑपोजिट कर रहा है तो समझने मसला है। उसके दोस्त देख लें, अगर तो कोई स्मोकर है, अगर तो कोई ड्रिंकर है, तो समझने आपका बेटा भी है, एक या बेटी भी है। इस डिनाइल में मत रहे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं करता, बाकी सारे करते हैं, और हर मदर इसी डिनाइल में रहती है। डिनाइल से बाहर आए, एक्सेप्टेंस में आए, गूगल पे जाएं और जाके एडिक्शन के बारे में देखें, वो दो चीजें आपको बताएगा, इनेबलिंग छोड़ दें, प्रोवोकिंग छोड़ दें, असर्टिवनेस सीखें, कभी एडिक्शन। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात की है।